चलिए ध्यान दीजिए, ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था चैप्टर्स, जिसमें प्रीवियस क्लास में आपको हमने रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ाया था, राशियों के दर में परिवर्तन। इसमें हम लोग ये सीखे थे कि अगर कोई एक राशि दूसरे राशि पर वैरी करती है, मतलब दूसरे राशि पर परिवर्तित होती है, तो पहले राशि के अगर रेट में इस प्रकार से परिवर्तन होता है तो दूसरे राशि के रेट में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं जो हम लोग dy बाई डी एक्स पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, है ना, उसका मतलब होता है रेट चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ज्योमेट्रिकल मीनिंग रेट चेंज। तो उसी पे बहुत सारा क्वेश्चंस मैं आपको इसका एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन करवा दिया था, और मैं बोला था कि एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। देखिए जो बच्चे रेगुलर पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, उनको क्वेश्चन बनेगा, हम इतना ही जानते हैं। और जो नहीं ध्यान देगा प्रॉपर, उससे पढ़ाई इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको कंटिन्यूअस लगे हुए रहना पड़ेगा। एक दिन दो दिन में आप चाहिएगा कि कोई चीजें, ये शारीरिक वर्क नहीं है कि आज मैंने शारीरिक वर्क किया तो हमको आज मेहनताना मिला। अरे कोई लेबर क्या है, आज अगर खटेगा तो उसको 500 रुपया मिलेगा, कल नहीं खटेगा तो नहीं मिलेगा, उतने ना नुकसान होगा। अगला दिन फिर काम पे जाएगा, 500 रुपया फिर मिलेगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि अगर आज आप पढ़े तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्ति हुआ, अगले दिन नहीं पढ़िएगा और फिर परसों चाहिएगा कि उतना रेट में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो नहीं होगा। ये सीक्वेंस का चीज है, स्पष्ट बात है। अब बात आप लोग समझते ही नहीं, हम क्या बोले आप लोग सबको। तो आपको देख के इतना मतलब अंदर से खीस भरता है ना कि क्या गार्जियन एक्सपेक्टेशन करके आते हैं, भेजते हैं पटना बच्चे को, और क्या बच्चा कर रहा है। अभी यहाँ पर एक 11th में बच्ची आती है, उसका एडमिशन कोई सर आए थे कराने के लिए, मतलब हमारे डिफरेंस से कि सर आप यहाँ पर आते हैं, हम जानते हैं आपके बारे में वगैरह वगैरह। और आज उसके गार्जियन भी आ रहे हैं कि सर हम आएंगे तभी इसको आने जाने दीजिएगा, कल क्लास के टाइम में उन्हें घूमता है पार्क में, बताइए क्या कीजिएगा आप उसको। इंस्टीट्यूट वाला कितना लगाम लगेले रहेगा, वो संभव चीज है। अरे सही गलत की पहचान अब आप लोग को 18 साल हो गया है, आपको मत देने का जब अधिकार है तो आपको सही गलत की भी पहचान आपकी होनी चाहिए। अभी अगर आप नहीं पढ़िएगा 1-2 साल, तो आप जीवन भर मस्ती करते रह जाइएगा, घूमिएगा ना, कितना घूमिएगा, फिर घूमने का मन ना करेगा। बेवकूफ आदमी के। तो ये सब क्वेश्चन तो बन गया होगा। बताइए इसमें बना के जो लाए कौन कौन दिक्कत है 1 से लेके 5 तक में, क्या कोई दिक्कत है? जो पढ़ेगा उसको दिक्कत ही नहीं होगा। कोई अगर बनाया है क्वेश्चन को, अगर वाकई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है, तो आप बताइए। ये सब क्वेश्चन एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन जस्ट बताए थे, वही पर बेस्ट खाली डाटा चेंज क्वेश्चन है। ये सब बन गया ना। कितना नंबर दिक्कत है बोलो? 10 से पहले किसी को, किसी भी बच्चे को जो बना के लाए होमवर्क, जो नहीं बना के लाए उनको तो दिक्कत है। चलिए 10 नंबर पे आइए। क्या बोले? 10 से पहले भी है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझने की जरूरत है। देखिए चलिए देखिए मैं इसका फिगर बनाता हूं, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करा है, ए लेदर 5 मीटर अलोंग ए लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। लेदर मतलब सीढ़ी होता है, हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन आपका लिखा है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। क्लियर? चलिए मैं बनाता हूं। 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जो कि दीवार के, मान लेते हैं सपोज दैट ये दीवार है। ये क्या है? दीवार मतलब वॉल, ठीक है। हाँ दीवार, हिंदी में इसको दीवार बोलेंगे, दीवार है। और इसके सहारे एक सीढ़ी झुका हुआ है ऐसे, ठीक है। इसके सहारे एक सीढ़ी आपका झुका हुआ है। चलिए ये सीढ़ी है, ठीक है। और इसकी सीढ़ी की लंबाई कितना है? 5। ये लेदर LADDER लिखा, लेटर सीढ़ी, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है? 5 मीटर। दे रहा है, क्वेश्चन को दे रहा है। द बॉटम ऑफ द लेदर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। बॉटम लेदर का कौन है? ये बॉटम मतलब होता है निचला हिस्सा, टॉप मतलब ऊपरी हिस्सा। इसको ये ग्राउंड से लौंगने लगल होगा, ये ना ग्राउंड है। ये क्या है? ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड के लॉन्ग ऐसे सीढ़ी के बॉटम को क्या किया गया? खींचा गया। अब ये बताइए
जब ग्राउंड के अलोंग मतलब भूमि के अनुदिश अगर हम लोग इस सीढ़ी को खींचेंगे तो क्या होगा, इसका वाल से दूरी बढ़ेगा। जितना इसका बॉटम को निचला हिस्सा को इधर ले जाएंगे तो इसकी वाल से दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, और इसकी हाइट क्या होगी, घटेगी, होगी कि नहीं। चलिए यही बात तो यहाँ है, कह रहा क्या, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वाल, मतलब वाल से दूर, वाल क्यों नहीं, वाल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो खींच रहा है वो किस रेट से खींच रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया है ना रेट से। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस सीढ़ी के बॉटम का दीवार से जो हाइट है वो मतलब दूरी है जो वो x है, क्या मान ले, x, और ये भी मान लेते हैं कि दीवार की हाइट कितनी है, y, मान सकते हैं, ये x मान ली और ये y मान ली, ये x मान ली और ये, अरे क्या लिखा जाता है, ये x और ये कितना y। मतलब आपको एक तरह से दिया हुआ क्या है बताओ, यहां पर गिवन डेट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सब मान लेना कि मान लेंगे कि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से कितनी दूरी पर है, x, और दीवार की ऊंचाई y, ये मान लेगा। मतलब यहां पर आपको एक तरह से dx बटे dt दिया हुआ है, dx बटे dt क्या दिया हुआ है बाबू, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, इंक्रीज, अरे ये जैसे करेंगे तो ये दीवार से इसकी दूरी इंक्रीज करेगी ना, तो ये dx बटे डी क्या दिया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड को अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 0.02 मीटर पर सेकेंड होगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं, क्लियर। दूसरा कह रहा है क्या, तो कहता है द रेट हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज, आपको यही निकालना है, यही आपको निकालना है, डी वाई बटे डी टी आपको क्या करना है, निकालना है, किसका डिक्रीज कितना रेट से करेगा, कब करेगा भाई, जब है ना, वेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वेन कब, ये डी वाई बाई डी टी कब निकालना है, वेन जब x का मान 4 क्या चीज हो, मीटर। क्वेश्चन स्पष्ट हुआ, कोई दिक्कत है। अब हमको चाहिए क्या, सबसे पहले तो x और y में रिलेशन चाहिए कि x और y एक दूसरे से है ना कैसे वैरी करता है ना, ये रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन तो हम लोग लगा सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय वैलिड रहता है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा ना, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर ये देखो ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं रिलेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 5 का स्क्वायर, यस क्या नो, मतलब यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 25, क्लियर है। मतलब ये कर्व का रिलेशन आ गया कि किस प्रकार से वैलिड है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में बोलो, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ना टाइम के रिस्पेक्ट, अच्छा टाइम विथ रिस्पेक्ट टू कितना टी, टी मतलब बिग टाइम, तो ये सब dx बटे dt, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2x और dx बटे कितना dt, डिफरेंशिएट करने आया, ये हो जाएगा 2y और dy बटे कितना dt, और इसका डेरिवेटिव क्या, क्यों 0 हुआ, कांस्टेंट। आपको इसमें dx बटे dt दे रखा है, आपको निकालना है क्या, dy बाई dt, dx बटे dt की वैल्यू कितनी है बताओ, 2x, ये 0.02 ना, और ये हो जाएगा कितना 2y और dy बटे कितना dt। अगर मैं इससे dy बटे dt निकालूं, यहां देखो इधर लिखते हैं, अगर हम इससे क्या निकाल लें dy बटे dt, क्या आएगा बताओ, dy बाई dt का वैल्यू इसको गुना कर लो, मुझे लगता है निगेटिव ऑफ हो जाएगा 0.04 कितना x अपॉन कितना जाएगा 2y अपॉन 2y, चाहेंगे तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो माइनस 0.02x अब बटे कितना y बटे कितना। अब सवाल है हमको वैल्यू कब, जब x का मान 4 है तो y का मान क्या होगा, हाँ इससे ये रिलेशन से निकाल सकते, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है, तो हम ये बताओ यहां से है ना y बराबर कितना होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होगा है? अब dy बाई dt का मान निकालना है, लेकिन कब, जब x का मान 4 हो, y का मान दिया नहीं है, क्योंकि y का मान आप रिलेशन से निकाल सकते हैं कि x का मान जब 4 होगा तो y का मान क्या होगा। तो आप सोच के देखिए यहां पर कि वेन x बराबर कितना, x बराबर 4, देन y की वैल्यू कितनी होगी
y की वैल्यू आपको बताएं अभी कितना, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना रूट, मतलब हो जाएगा 25 माइनस कितना 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये हो जाएगा कितना 3। आ गया ना। तब आपको डी बाई डी टी निकालना है। क्या निकालना है? डी बाई डी टी। बताइए डी बाई डी टी क्या हो जाएगा? तो भरिए उसमें वैल्यू रख दीजिए कितना, -0.02, एक्स की वैल्यू कितना 4 हो ना, और वाई की वैल्यू 3, ये हो जाएगा -0.08 बटे कितना 3। क्या चीज? मीटर, मीटर ना, मीटर पर सेकेंड। इसको सेंटीमीटर में बदलोगे लोगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा 3, 100 से गुना ना, माइनस हो जाएगा 8 बटे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? हाँ कि हाइट डिक्रीज कर रहा है। निगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसकी हाइट डिक्रीज। आ गया। हम कह सकते हैं कि वॉल का, दीवार का जो हाइट है वो 8/3 मतलब लगभग 2.66 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? थोड़ा सा अगर ऊपर में लिखना होगा लिख लीजिएगा कि माना कि सीढ़ी का बॉटम दीवार से x मीटर की दूरी पर है और सीढ़ी की अथी दीवार की हाइट कितना है y। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी देता है, पढ़े मन से तब नहीं बनाएगा। खाली एनसीईआरटी को लोग कहता है एनसीईआरटी क्या है, अरे पढ़ो तब ना, बनाओगे तब ना। एनसीईआरटी पूरा बना लो लगता है, उसके बाद फिर दूसरा बनाओ। तो आज के डेट में भी जो बच्चा ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहा है वो अपने जीवन में सक्सेस हो रहा है, उसको जॉब कहीं ना कहीं लग जा रहा है। लेकिन जो फाकी मार रहा है सिर्फ पढ़ाई के नाम पर, मतलब नाम है कि हम पढ़ रहे हैं, तो बस वो पढ़ते रह जाता है। वो 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना में बस पटना में रह रहा है, खा रहा है, अंगरा रहा है, घूम रहा है। और कंपटीशन इतनी आसान नहीं है, हम इतने ही जानते हैं। कोई भी चीजों के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब इंस्टीट्यूट आपके प्रति मेहनत करा, बहुत जगह जाइए ना जन्माष्टमी की सिरे छुट्टी दे ले, हमरो शौक था कि छुट्टी देकर आराम से चादर तान के सो जाए। लेकिन जब इंस्टीट्यूट आपके प्रति मेहनत कर रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप मेहनत कीजिए मन से। नहीं कीजिएगा तो फिर कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। मूड ही खराब हो जाता है यार तुम लोग को देखकर, सही बताते हैं। आते हैं कि आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टीचर हर दिन सोच के आता है सिलेबस को कि इसको पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना, वैसे पढ़ाना है। कल तो खैर कोई काम से हम गए हुए थे। हाँ हाँ, कहाँ से देख लिया था? अच्छा चला दिए थे, चलो ठीक है, देख लिए थे तो अच्छी बात है। देखिए पढ़ने वाला विद्यार्थी जागरूक होकर किसी भी परिस्थिति में पढ़ लेगा, और नहीं पढ़ने वाला रहेगा उसका कोई बोले ना कोई गति नहीं है। कल एक्चुअली में थोड़ा सा आउट ऑफ पटना बिटिया चले गए थे, फिर लौटना था। जीवन में ये बात हमेशा याद रखना, कोई तुमको रास्ता दिखा सकता है, वो भी दिखाने वाला नहीं अब मिलता है, सही रास्ता दिखाने वाला, है ना। बाकी उस रास्ता पे चलना, मेहनत करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे बदले कोई नहीं पढ़ देगा। तुम जितना मेहनत करोगे, आप जो बच्चे को आपको लगता है कि नहीं समझ में आता है, वो अपने दूसरों से लीजिए प्रेरणा कि वो भी बच्चा तो यहीं पढ़ रहा है, उसको कैसे समझ में आ रहा है, वो तो कहीं मैथ दूसरे जगह पढ़ने नहीं जाता है। अगर वो समझ सकता है तो हम क्यों नहीं समझ सकते? आप में टेंडेंसी ये होनी चाहिए, टेंडेंसी ये दूसरा रहता है आप लोग। कैमरा ऑफ हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में आए, बोलिए।
मेहनत से कहीं भी बच्चा कोई पढ़ेगा आगे बढ़ जाएगा। कोटा हो, लंदन हो, दिल्ली, उससे मतलब नहीं है। कोटा में 24 घंटा से ज्यादा थोड़ा दिन रात होता है, 24 घंटा का होता है। अब फर्क यही है कि वहां पर ऐसा नहीं कि अब रक्षाबंधन है तो आप 1 सप्ताह छुट्टी मार लीजिएगा, कोई चीज का छुट्टियां ना देता वो तो पागल नहीं है। ओनली फॉर दीपावली से छठ का लगता है 1 सप्ताह का छुट्टी देता है पूरे साल में। अब आप सोच लीजिए, यहाँ तो होली है, दिवाली है, मतलब दशहरा है, तो ये है, तो आज रक्षाबंधन है, तो आज जन्माष्टमी है, तो आज ये है, दिस है, डेट है, इतना ना छुट्टिए रहता है कि कहानी खत्म हो जाता है बच्चा। लिख लिया? समझ में आया ये क्वेश्चन? देख रहे हो ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्या यूजेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये बन गया 11? हाँ, नहीं बना है। क्या दिक्कत है बताइए, दिक्कत बताइए क्या हुआ? समझ में नहीं आया क्वेश्चन? पढ़िए उसको एक बार फिर से। इतना आसान तो क्वेश्चन है भाई। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक कोई कण है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब जो कर्व का इक्वेशन होगा उसी का अलोंग मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। इसका मीनिंग आप लोग समझें, इतना का मीनिंग आप लोग समझें। फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स आपको निकालना है ऑन द कर्व, कर्व पर, एट व्हिच, जिस पर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ये क्या दिया हुआ है तो बच्चे हमको बताइए। पहला नंबर, इसमें कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, गिवन डेट, गिवन डेट यहां पर क्या दिया हुआ है बताइए। पहला नंबर तो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 6y बराबर कितना, एक्स क्यू प्लस कितना 2, कर्व का इक्वेशन है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, करा वो पॉइंट निकालिए। हम मान लेते हैं वो पॉइंट एक्स वाई है जिस पर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज कितना, x कोऑर्डिनेट। मतलब आपको एंड यहां पर दिया हुआ है कि dy मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन y। x और y कोऑर्डिनेट में y को, मतलब अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y है तो ये y कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट जो चेंज कर रहा है वो 8 टाइम्स फास्ट, मतलब 8 इंटू dx है, x कोऑर्डिनेट। यही बात दिया हुआ है। इतना जो जितना रेड लाइन से अंडरलाइन किए हैं, रेड कलर से अंडरलाइन किए हैं, तो इसका मीनिंग यही है कि y कोऑर्डिनेट में जो चेंजिंग है वो x कोऑर्डिनेट में चेंजिंग का 8 गुना। टी क्या बता रहा है, चेंज इन y। मतलब एक तरह से आपको दिया है कि dy बटे dx की वैल्यू कितनी है, 8। अब चूंकि कर्व का इक्वेशन कितना दिया है, 6y बराबर कितना, एक्स क्यू प्लस कितना 2। इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा बताओ, बी गेट क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ पकड़ 6 डी वाई बटे कितना dx बराबर कितना 3x स्क्वायर, कांस्टेंट का 0। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, बराबर कितना 3x स्क्वायर। आप बताइए इसे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, x स्क्वायर की 48 16 आया, आए मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस कितना 4। अब पॉइंट निकालना था। आप सोचिए जब x का मान, वेन x का मान कितना 4, देन y की वैल्यू कितनी होगी, तो y कैसे निकालेंगे, यहां से निकालो। y की वैल्यू कितनी होगी, एक्स क्यू प्लस 2 बटे कितना 6 होगा y का, एक्स क्यू, एक्स का मान कितना 4 का क्यू आप प्लस 2 बटे कितना 6, कितना आ जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 तो 66 बटे कितना 6, मतलब 11 बटे कितना 11 आएगा, सॉरी सिरे कितना आएगा 11। एक पॉइंट कितना आया 4 और 11, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स का मान 4 और y का मान 11। और जब x का मान एक और निकालना है, देन x बराबर कितना -4, देन y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू यहाँ पर वही एक्स क्यू प्लस 2 इसमें भरो बटे 6, एक्स क्यू मतलब हो जाएगा -4 का क्यू आप प्लस 2 बटे कितना 6, कितना हो जाएगा -64 2 कितना हो जाएगा
-62, -62/6 मतलब कितना हो जाएगा? -31/3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कौन कौन आएगा? रिक्वायर्ड पॉइंट जो आपको निकालना था, रिक्वायर्ड पॉइंट, आवश्यक बिंदु किस पर? रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, कर्व पर जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा आर, क्या क्या होगा? एक होगा 4 और कितना 11, एंड दूसरा -4 और -31/3, दे दिया होगा दोनों। कोई दिक्कत है? सबसे बड़ा चीज है क्वेश्चन का सेंटेंस आपको समझना है कि क्या दिया हुआ। आजकल इसीलिए तो आधा बच्चा तो फकैती खाली करता, तो मास्टर फकैती करके निकल जाता है, क्या करेगा, पढ़वे ना करता है तो। एक भी बच्चा में इस बात का डर ही नहीं कि हम फेल कर जाएंगे, उसको तो है कि हम पास करिए जाएंगे, फिर टेंशन किस बात का? जिस दिन इंसान में डर नहीं पैदा हुआ कि हाँ हम फेल कर जाएंगे, पढ़ेगा ही नहीं। क्यों पढ़ेगा? जिसको नौकरी लेना होगा, जिसको अंदर से जिज्ञासा है वो पढ़ेगा, बाकी क्या छोड़ो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिखते नहीं हमको। हिंदी में भी देखिए लिखल है, जबकि एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। देखिए, आपको हम हमेशा कहेंगे 11th-12th का सिलेबस मजाक नहीं है, ना टीचर के लिए ना स्टूडेंट के लिए। 10th तक आदमी जैसे तैसे भी पढ़ लेता है, कैसे तो जरा सा सिलेबस ही पास कर जाता है। लेकिन 11th-12th का सिलेबस सीक्वेंस में है, चीजें ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो सरकार इतना बेवकूफ है कि 11th-12th में जो सिलेबस को जो बांट दिया है ना, बच्चा 11th तो पहला नंबर पढ़ता ही नहीं है, अब उसका खामियाजा उसको 12th में भुगतना पड़ता है। वो कहां से वो 12th समझ जाएगा भाई? 11th जैसे तैसे जरी मनी ऑनलाइन, तो कोई यूट्यूब से जरी मनी पढ़ लेगा, कहेगा चलो 12th बोर्ड एग्जाम में 12th में पढ़ेंगे, यहीं पर वो पिछड़ जाता है। आगे बढ़े। आधा दिन तो एगो एक्सक्यूज है, सर बीमार थे, तबीयत खराब था। अरे भाई क्या बोलता भी इतना? तबीयत खराब था तो उस सिलेबस को जो छूटा क्लास उसको पूरा करना तुम्हारा काम ना है कि मेरा काम है? आगे बढ़े। चलिए बोलिए, ये क्वेश्चन बना आप लोगों से क्या? नहीं बना? कितने लोगों से नहीं बना? हाँ बन गया क्या जी आप लोगों से? चलिए, ये कोई दिक्कत है? हाँ, किसको किसको दिक्कत है? तुमको बनाए आंसर नहीं मिला? क्या दिक्कत हुआ आपको बताइए। आर का मान कितना रखें?
ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बैलून है जो हमेशा गोलाकार रहता है। स्फेरिकल मतलब क्या होता है? गोलाकार। हैज ए वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर इसका दिया हुआ है। मतलब आप यूं कह सकते हैं, चलिए हम करके दिखा देते हैं। आपको गिवन डाइट में, आपको गिवन डाइट आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? आपको गिवन डाइट आपको दिया गया है, आपको डायमीटर डी दिया गया है। डी की वैल्यू कितनी है? 3/2 और 2x प्लस कितना 1। इसका रेडियस कितना होता है? r बराबर d/2 होता है, 3/4 हो जाएगा और 2x प्लस कितना 1। और कहता है फाइंड द रेट चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। रेट चेंज इसका वॉल्यूम का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। मतलब dv/, कितना निकालना है? dx निकालना है। तो दिक्कत क्या हो रही है भाई? डी वॉल्यूम कितना है इसका? 4/3। इसका वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही ना? आप बटे कितना dx, यहाँ पर d ये 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है? ये 3/4 तो हो जाएगा 3 3 27। अब बटे 16 चौका 64 और 2x प्लस कितना 1 का कितना q, यही ना होगा जी? ये पूरा का डेरिवेटिव निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। चलिए कोई बात नहीं, यहां से कुछ कटेगा, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना 9, सही ना? मतलब ये फाइनली जो मेरा डेरिवेटिव निकालना है 9 पाई बटे कितना 16 और 2x प्लस 1 का q, ये ना इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। निकालो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ? इसका 9 पाई बटे 16 क्या है? कांस्टेंट, ये बाहर निकल गया, बोलो। और इसका हो जाएगा कितना 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे एक्स क्यू का 3x स्क्वायर होता है और 2x प्लस 1 का 2, और कटेगा ये कितना हो जाएगा 9 पाई बटे कितना 8 ना, नहीं 27 हो जाएगा, नोट किया? 27 पाई बटे कितना 8 और 2x प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर, यही दिया होगा। इस रेट से ये इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो आयतन है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट। हाँ, अरे कैसू इसलिए पिछले नहीं, आयतन पहले निकालना, आयतन नहीं निकालो ना, आयतन जो आएगा हम डायरेक्ट आयतन यहीं पर निकालनी है, तुम अलग से निकालो, उससे क्या दिक्कत है? सही से आप डेरिवेटिव कीजिए, बात समझे? गलती कहाँ है ये देखिए। आयतन आप पहले निकालिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में आयतन निकाल लीजिए, उससे क्या लेना देना है? 4/3 लिख दिया था, आई नहीं लिखा था। चलो कहाँ गलती क्या दिख गया ना। चलो अगला क्वेश्चन ये बना, कितने लोगों से ये बना? बाकी लोगों से बना नहीं, कितने लोगों से? इतना लोग से। अब बाकी ट्राई ही नहीं किए, दर्शक है नहीं, है ना? बाकी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। चलिए देखिए, क्वेश्चन देख कर नहीं डरना है, इन्हें कि क्वेश्चन देख लिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, बड़ा गड़बड़ है, कुछ नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान। कम बोलने वाला आदमी ज्यादा खतरनाक, है ना? ज्यादा बोलने वाला आदमी कम खतरनाक। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो सैंड, सैंड मतलब क्या होता है? बालू, हिंदी लिखा हुआ नीचे। सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब बालू जो है एक पाइप से गिर रहा है, पाइप बेलनाकार पाइप होगा, उससे एक बालू गिर रहा है। इमेजिन कीजिए, देखिए हर चीजें साइंस इमेजिन चीज है और अप्लाइड चीज है, आसपास आप इस चीजों को देखते हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई पाइप के ऊपर से इसे बालू को गिराया जाए, और किस रेट से गिर रहा है ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब आयतन उसका नीचे गिरता है। तो गिराएंगे तो कैसा आकृति बनेगा? शंकु बनेगा। आप छोड़िए ना पाइप से, क्या हम लोग ऐसे है ना हाथ में भी मुट्ठी में लेके इस प्रकार से इसे गिराते हैं जमीन पर, तो एक शंकु आकार बनता है, नहीं बालू बनेगा, उसका आकार कैसा बन जाएगा? शंकु आकार। वही बात यहां दे रहा है, सैंड इज प्यूरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप देखिए इतना क्वेश्चन पर है, आप देखिए क्या दिया हुआ है। ये जो शंकु बन रहा है उसका dv/dt दिया हुआ है, ये dv/dt दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब कितना
पर सेकेंड। कहता द फॉलिंग सैंड मतलब गिरा हुआ बालू फॉर्म्स ए कोन, एक शंकु का आकार लेता है ऑन द ग्राउंड, मतलब गिरा हुआ बालू ग्राउंड पर एक शंकु का आकार लेता है। इन सच ए वे, मतलब इस प्रकार से लेता है दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 रेडियस, बड़ा बढ़िया दिया है। एंड ये दिया हुआ हाइट ऑफ द कॉन, अगर हाइट h मान ले तो उसके रेडियस का कितना है 1/6 है। हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कर रहा है, मतलब जो शंकु बनता है उसकी हाइट रेडियस का 1/6 है, मतलब इस प्रकार से पूरा फैला हुआ शंकु बनता है। कैसा शंकु बन रहा होगा, ऐसे फैला हुआ पूरा। ये मान लीजिए इसका हाइट है, ये क्या है हाइट, और ये क्या मान लिए रेडियस r, तो हाइट जो है वो रेडियस का 1/6 है। हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कर रहा है, समझ में अब बात आ रहा ना। इस प्रकार के शंकु का आकार बनता है कि उसकी ऊंचाई रेडियस का 1/6, रेडियस का 1/6 मतलब वो उसका बेस बहुत फैला हुआ है तो हाइट बहुत कम जाएगा, ऐसे भी फैल जाता है ना। ये आपको दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंट कोन इंक्रीजिंग, बताइए इसका हाइट है ना सेंड का किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, व्हेन द हाइट इज कितना 4 सेंटीमीटर, मतलब आपको है ना निकालना है क्या डीएच बटे कितना dt, डीएच बटे कितना पर हाइट कितना पर, जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, h का मान, यही आपको क्या करना है निकालना। ये क्वेश्चन का प्रारूप हुआ, क्वेश्चन बनाने का तरीका। आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं, पता नहीं चलता क्या कुछ दिया हुआ है। हम लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं, चीजों को करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। समझ में आ रहा बात को? अब सोचिए, नहीं निकल जाएगा। अब आधा इसमें विद्यार्थी जो बैठे हैं उनको ही नहीं पता होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है। कितने लोग बता सकता है शंकु का आयतन? इतने लोग, बाकी देख लो कहे ना आधा लोग। मेरा मतलब ऑब्जर्वेशन सही रहता है। शंकु का आयतन बचपन में पढ़ेंगे 1/3 πr²h, है ना। अब आपको है ना चूंकि dv/dt दिया हुआ है, शंकु का आयतन पहले निकाल लो, वॉल्यूम क्या निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम निकालो, कोन का वॉल्यूम को v से डिवाइड कितना होगा 1/3 πr²h। आपको ds/dt अगर निकालना है तो देखिए यहां पर वॉल्यूम क्या है, r और h दोनों के फंक्शन में है, ध्यान देंगे यहां पर वॉल्यूम r और h दोनों के फंक्शन में, तो और r और h में रिलेशन आपको दिया है, तो आप चाहिएगा तो इस वॉल्यूम को या तो पूरे r के फंक्शन में कर सकते हैं या पूरे h के फंक्शन में, लेकिन आपको एक करना किस में है, h के फंक्शन में कर देना, क्योंकि आपको निकालना है फाइनली क्या ds/dt। तो h के फंक्शन में r का मान रखना है h के रूप में, तो r का मान h के रूप में कितना होगा 6h, यहां से नहीं होगा, r का मान ये हो जाएगा 1/3 पाई, r का मान कितना 6h का स्क्वायर मल्टीप्लाई h, मतलब मुझे लगता है ये 36 मतलब हो जाएगा कितना 12 पाई h³। ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया h के फंक्शन में। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, चूंकि यहां पर dv बटे कितना dt कितना दे है 12, dv बटे dt d वॉल्यूम कितना है बताओ 12 पाई कितना h³ बटे कितना dt, रख दिए बराबर कितना 12। अब यहां से इधर देखो लिखते हैं, यहां से कितनी आएगी बात बताइए। यहां पर इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 36 पाई 36, यहां हो जाएगा 36 पाई h² और dh बटे dt होगा, अब बराबर कितना 12, इससे dh बटे dt निकलेगा, dh बटे dt की वैल्यू कितनी निकलेगी तो 12 बटे कितना 36 पाई कितना h², 12 36 हो जाएगा कितना 1/3 पाई h²। कोई दिक्कत है? अब dh बटे dt की वैल्यू कब निकालना है, जब h का मान 4 न रख देंगे, h का मान कितना, मतलब इसलिए आपको dh बटे dt का मान निकालना है कितना पर एट h बराबर 4 पर, एट h बराबर 4 पर, तो रखिए 1/3 पाई h की वैल्यू कितनी 1/3 पाई h की वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर, 4 का 16 कितना 48 कितना पाई कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, निकल गया। अभी देखो ना मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन बनाने में हालत खराब हो जाएगा जी,
नए ढंग से पढ़ोगे तो क्वेश्चन ऐसी नहीं बनता है। छोटी देखिए, छोटी छोटी चीज जब सिखाते तो उसको सीखते जाइए, वही सब फिर बड़ा होके बड़ा क्वेश्चन में कन्वर्ट होता है। कल का तो क्लासे मिस कर गया, नहीं थे हम तो सोचते थे कि कल पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तक पढ़ा देंगे ना, 2 घंटा पढ़ाएंगे आराम से बस। यहाँ टीचर पूरा दिमाग लगाते रहता है कि कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना, नहीं पढ़ाना, उसको पूरा सिलेबस का टेंशन है। लेकिन स्टूडेंट एकदम निफिकिर होके चादर तान के सुतल है, ओकरा कोई टेंशन नहीं पढ़ने का। अजीब बात हो गया भाई। इतना ही बच्चा है बताइए ना, कम से कम 200 बच्चा होगा मैथ में। एडमिशन तो होगा बहुत। लास्ट एडमिशन कौन कराया है 12th में, कितना रोल नंबर है? हमको तो लगता है बहुत होगा, मिनिमम 150-200 बच्चा होगा, आधो बच्चा आ रहा है। अब उसको क्या कीजिएगा? हैं? ऑनलाइन क्या देखेगा जी, ऑनलाइन पढ़ाई होता है, कितना ऑनलाइन पढ़ाई होता है वो हमको मालूम है। वो तो डर से नहीं आता कि हाँ आएगा तो पिटाएंगे, होमवर्क देखेगा, ही देखेगा मास्टर, ऑनलाइन पढ़ेगा, ऑनलाइन कुछ ही पढ़ेगा कितना वो हमको मालूम। हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो 20 बच्चा तो कंप्लीटली वो क्लास लगभग छोड़ ही देता है, नहीं वो दूसरा कैटेगरी का है। बाकी 40 बच्चे उसमें अल्टरनेट रहते हैं। अल्टरनेट समझते हैं? मतलब उस 40 बच्चा साइक्लिक करते रहता है, वो आज आया तो कल नहीं आया, वो कल आया तो वो परसों नहीं आया, मतलब वो रोटेट होता है वो 40 बच्चा। अब सोचिए जो रोटेट हो रहा है तो वो भी पढ़ाई के श्रेणी में नहीं है। 40-20 कितना हो गया? 60 बचा 40 बच्चा। उस 40 बच्चा में 20 बच्चा रेगुलर आता है, बस वो आ रहा है जा रहा है, जरी मन मन क्या पड़ गया। 20 ही बच्चा सीरियस होके पढ़ता है। ये मैं आंकड़ा है हर साल का, ये अपना एक्सपीरियंस को आप नोटिस किए। 20 ही 100 में 20 ही बच्चा है जो पढ़ रहा है थोड़ा अच्छे से, तो अब वो रिजल्ट उसी 20 बच्चा में से न होगा। कहां से किसी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है ना 50% और 60% कभी नहीं होगा, नेवर, संभव ही नहीं। टोटल बच्चा अगर एफर्ट लगाए तब ना रिजल्ट की संख्या बढ़ेगी। आगे बढ़े इसमें, लिख लिए? और कोई क्वेश्चन में दिक्कत है? ये सब तो मार्जिनल कॉस्ट उस्ट है, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? क्लियर है ना? ये सब तो बन गया होगा। टाइमो खराब हो गया आज। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, उस पर विचार करते हैं। ठीक है, चलिए निकालिए, हेडिंग लगाइए आप लोग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन।
यही दिया है ना, देखिए एनसीईआरटी बुक लाओ। हेडिंग तो यही, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हिंदी में आप कह सकते हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन। ये वाले बुक में देखो यही लिखा होगा, वर्धमान और ह्रासमान, है ना। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे, डेरिवेटिव के मदद से ये देखेंगे कि कोई फंक्शन अपने डोमेन के किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। बात को समझिए, है ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन शायद बोलते हैं आपको बार बार कि आप थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पढ़ के आइए, लेकिन आप लोग तो पढ़ते नहीं हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं, है ना। बी कंसीडर द फंक्शन, बी कंसीडर मतलब क्या होता है, विचार करना। बी कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन पर विचार करते हैं। बी कंसीडर द फंक्शन, कौन फंक्शन है भाई, बी कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जहां पर एक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर। आर मतलब रियल नंबर। मतलब आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन का डोमेन और रियल नंबर है, और इस फंक्शन पे हम विचार करते हैं, कंसीडर करते हैं। आपको इस फंक्शन का मैंने ग्राफ पढ़ाया होगा, क्या पढ़े इसका ग्राफ, जरा विचार कीजिए इस पर। इस फंक्शन पे आप विचार कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, सब बढ़िया से क्लियर होगा। इस फंक्शन पे हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम आप लोगों को पढ़ाए थे। ये पाराबोला होता है ना, और वो भी कैसा पाराबोला, अबार्ड पाराबोला। ये हमारा ऑरिजिन हो गया, ठीक है, अबार्ड पाराबोला। इस फंक्शन का ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे तो ये इस प्रकार से ग्राफ जाएगा, कुछ ऐसा ही ग्राफ होगा। एफ एक्स बराबर ये किसका है, एक्स स्क्वायर का। ये एक्स एक्सिस मानिए और ये क्या, वाई एक्सिस। हम अगर चाहेंगे तो हम लोग ये पॉइंट भी कुछ कुछ ले सकते हैं। ये मान लेते हैं ये 1 पॉइंट है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, इधर और कुछ होगा 4, इधर 5 एटसेट्रा। इधर भी हो जाएगा कितना, ये -1, ये कितना -2। देखिए हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं, ये -2, ये हो जाएगा -3, इधर -4, और ये डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी होगा, ये प्लस इंफिनिटी। इधर भी आप लोग लिख सकते हैं, इधर 1 2 इस तरह से ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आप इस फंक्शन पे जरा गौर से देखिए। इस फंक्शन का डोमेन और रियल नंबर है, मतलब माइनस इंफिनिटी से क्या है, प्लस इंफिनिटी। इधर ये निगेटिव एक्स एक्सिस मतलब माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब प्लस। आप क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे। पहले हम लोग इस फंक्शन के ग्राफ को ऑरिजिन के राइट साइड हम लोग कंसीडर करते हैं। इधर राइट साइड, हम राइट साइड भी करेंगे, फिर लेफ्ट साइड, बारी बारी से। पहले राइट साइड हम लोग विचार करते हैं। हम देख रहे हैं फंक्शन 1 पे कितनी वैल्यू दे रही है, 1। 2 पे कितना दे रहा है, 4। 3 पे कितना दे रहा है, 9। ऐसे ही फर्दर 4 पे कितना देगा, 16। 5 पे कितना देगा। हम लोग क्या पा रहे हैं कि अगर x का मान बढ़ रहा, हम लोग यहाँ पे पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं समझिए, ध्यान से समझिए। ये x का मान, ये x एक्सिस x है, x का मान बढ़ रहा है, तो y का मान भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। y मतलब क्या, fx। y मतलब इधर x का मान, ये x का मान ये बढ़ रहा है, तो fx का मान भी क्या हो रहा है, क्लियर है। इधर क्या पा रहे हैं, इधर देखिए थोड़ा सा, इधर मैं देख रहा हूं कि x का मान इधर बढ़ रहा, इधर तो x का मान बढ़ रहा, एरो इधर है मतलब बढ़ रहा, तो y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, नहीं घट रहा है। y का मान नहीं घट रहा है, बताओ, नहीं घट रहा है। हम देखो तुमको हम तुलना करते हैं, fx का मान घट रहा है। आप बोलो -3 पर इसकी वैल्यू कितनी थी, 9।
और -2 पे कितनी हो गई 4, -1 पे कितनी हो गई 1। तो इधर x का मान ही तो बढ़ रहा है ना, कि बढ़ा हुआ कहेंगे कि घटा हुआ, और -3 से -2 हुआ तो बढ़ा कि घटा, बढ़ा ना। इधर x का मान बढ़ रहा है तो fx का मान, तो कहता है समझिए कि अगर x का मान बढ़ने पर fx का मान बढ़े, समझिए डिफिनेशन यही है, अगर x का मान बढ़ने पर fx का मान, तो हम उसको कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर x का मान बढ़ने पर fx का मान घटे तो हम उसको क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग। बात समझ में आई बातें, है ना। अब इसी को डिफिनेशन में अलग अलग तरीके से लिखा है, वो अलग बात है, लेकिन इसका सार संग्रह यही है कि अगर कोई भी फंक्शन में वेरिएबल का मान बढ़ने पर अगर फंक्शन का मान बढ़ता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है उस इंटरवल में, और जहां घट रहा है वो क्या है? हम यहां पर कहेंगे कि ये फंक्शन का मान 0 से इंफिनिटी में, 0 से इंफिनिटी में x का मान बढ़ाने पर fx का मान बढ़ रहा है, मतलब 0 से इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच x का मान बढ़ाने पर fx का मान। बात समझ में आया? आप प्रोग्रेस में कब कहलाएंगे? कोई भी चीजों में आप सोचिए थोड़ा सा। मान ले कोई आप बिजनेस करते हैं, तो आप पूंजी अगर लगा रहे हैं और आपको जिस अनुसार से पूंजी लगाते जा रहे हैं और फायदा होते जा रहा है, आप वर्धमान है, इंक्रीजिंग में है, आप पूंजी लगा रहे हैं, आप फंक्शन आउटपुट कम दे रहा है तो डिक्रीजिंग में। क्या सही बात है ना? तो कहने का सेंस यहां पर यही है कि अगर x का मान बढ़ने पर fx का मान बढ़ता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, x का मान घटने पर fx का मान घटता है तो डिक्रीजिंग, और वो इंटरवल में होता है। ये तो फंक्शन पूरे रियल नंबर में डिफाइन है। रियल नंबर का मीनिंग क्या समझते हैं? रियल नंबर का माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। आप कोई कहेगा ये फंक्शन पूरे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में क्या है? ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों है। पूरा इंक्रीजिंग पूरा डिक्रीजिंग कह सकते हैं। अरे पूरे ये रियल नंबर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कह सकते हैं पूरा? नहीं नहीं कह सकते हैं भाई, बताओ कह सकते हैं। लेकिन मैं एक फंक्शन दूसरा विचार करता हूं, सोच लो, और भी फंक्शन देता हूं, fx बराबर e के पावर x, e के पावर, इसका भी ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे ना, e के पावर x। इसका ग्राफ कितने लोग बता सकता है? fx बराबर e के पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। x का मान इधर बढ़ रहा है, fx का मान भी नहीं बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का सेंस यहां पर ये हुआ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर x का मान बढ़ने पर fx का मान बढ़ता है, इंक्रीजिंग है, x का मान बढ़ने पर fx का मान घटता है, डिक्रीजिंग। अब इसी को लिया है, जैसे अब कहता है, इसको डिफिनेशन यहां अभी जस्ट लिखेंगे, है ना, कि अगर x1 x2 से छोटा हो, अगर x1 x2 से, तो fx1 भी fx2 से छोटा नहीं चाहिए। जैसे यहां 2 3 से छोटा है, तो f2 का वैल्यू भी f3 से क्या है? छोटा है, तो इंक्रीजिंग है। या यूं कहिए कि 3 अगर 2 से छोटा है तो f3 का मान भी f2 से क्या है? बड़ा है। अरे 3 2 से अगर बड़ा है तो f3 का मान भी f2 से क्या है? बड़ा है, तो इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर, है ना, अगर -2 का मान -3 से क्या है? बड़ा है, लेकिन क्या f-2 का मान f-3 से बड़ा है, छोटा है, इक्वालिटी पलट गया, तो डिक्रीजिंग। यही डिफिनेशन में लिखा है। आप देखिए आपके डिफिनेशन में यही बातों को फिर लिखा है। यहां पर लिखा है डिफिनेशन में, लेट आई बी एन इंटरवल, आई को इंटरवल है ना, कंटिन्यूड कंटेंट इन द डोमेन, जो कि डोमेन में कंटेंट है ना, ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन f, देन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। वो इंक्रीजिंग कहलाएगा। कब कहलाएगा? कब कहलाएगा भाई? इंक्रीजिंग। देखिए यार यहाँ गलती थोड़ा लिखता भी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ कांस्टेंट दे दिया है और स्ट्रिक्टली दिया ही नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देना चाहिए।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इसमें बातें न किया, यही ना दिक्कत है, नैका बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बातें न किया। आप पुराने वाले बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात किया है। तीनों को दिए हुए क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट की दिया है, नादर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। हम देख रहे हैं भाई, बोलूंगा जैसे जैसे चीजें बढ़ा रहा है ना, वो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, कहीं भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड देवे न किया है। और पुराने वाले बुक में देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है, उसमें तो तीनों को दिया है, इसी में 6 को ग्राफ दिया होगा, दिया है। बहुत सारे बुक में 6 ग्राफ दिया है, अब बहुत सारे बुक में 5 को जो भी हो, बहुत सारे बुक में 3 को दिया है। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट घसका दिया है। थोड़ी रखिए, 5 को लाइए तो लाइए, देखिए दिया है। अब देखिए हाई क्या ना, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में थोड़ा सा का फर्क है। एक हुआ वर्धमान, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हिंदी में कहते हैं निरंतर वर्धमान। दोनों में फर्क क्या है, देखिए फर्क क्या है। जैसे मैं कहता हूं कि आज आप 100 रुपया कमाए, समझिए मेरी बात को, कल दिन आप 200 रुपया कमाए तो आप बढ़ रहे हैं, कल 300 पर आए बढ़ रहे हैं, हो सकता है परसों भी 300 कमाए, तो क्या उसको आप घटना कहिएगा? मतलब कहने का मतलब इसमें बढ़ रहा है, कभी कांस्टेंट भी हो सकता है, और निरंतर वर्तमान में सिर्फ बढ़ ही रहा, उसको आप इंक्रीजिंग कह सकते हैं कि ये कभी बढ़ता है कभी कांस्टेंट भी हो जाता है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज ही कर रहा है, हमेशा बढ़ ही रहा है, कोई कांस्टेंट की बातें नहीं है, और कोई फर्क नहीं है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीज, चाहे डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यही अंतर है। तो चलिए, ये चीजों को यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम इसको समझाए थे। बस आपके बुक में देखें ना, आपके भी बुक में ये चीज बातें लिखी गई है, वैल्यू लेफ्ट द ऑरिजिन और राइट द ऑरिजिन, और इसको आप पढ़िएगा, जो बात हम बोले हैं वही बात आपके बुक में लिखा हुआ है। फर्स्ट कंसीडर द ग्राफ ऑफ द राइट ऑफ द ऑरिजिन, ऑरिजिन के राइट हम ग्राफ को कंसीडर करते हैं। ऑब्जर्व दैट है ना, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द ग्राफ द हाइट ऑफ द ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीजेज। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट ऑरिजिन के इधर मूव करते हैं तो ग्राफ की हाइट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रही है, मतलब एफ का मान बढ़ रहा है ना। फॉर दिस रीजन, इस कारण से द फंक्शन सेड टू बी इंक्रीजिंग फॉर रियल नंबर एक्स ग्रेटर देन क्या जी। यहां पर ये फंक्शन जो कहलाएगा, यहां पर ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये एफ एक्स यहां पर कह सकते हैं 4, ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में छोड़िए, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 10 मतलब इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं एफ एक्स इज क्या, इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स जो है इंक्रीज कर रहा है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कौन सा इंटरवल में, इंक्रीजिंग इन कितना, 0 से क्या, इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, एंड एफ एक्स इज क्या, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज क्या, डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ये एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है इन कौन सा इंटरवल, माइनस इंफिनिटी से क्या 0, माइनस इंफिनिटी से 0, या इसी को लिख सकते थे एक्स ग्रेटर देन 0 और ये एक्स लेस देन 0, दोनों बातें की। मतलब ये तो ऐसे बस आपको समझाएं, मेन डिफिनेशन आपको कहां से, यहां से देखिए, यहां डिफिनेशन दिया है। हेंस इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, हेंस मतलब क्या होता है, इस प्रकार, या 10, हेंस इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। यहां पर लेट आई हुई इंटरवल ही बड़ा गड़बड़ लिखा है, ये सेंटेंस ठीक नहीं लिखा है, लाइए सीआरटी सेंटेंस ऐसे, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, हेंस ए फंक्शन एफ एक्स, a function fx is said to be, a function fx
a function fx, hence a function fx defined on ab open interval, ab open interval is said to be, अब यहां से देखिए लिखते हैं, चारों बात एक ही में लिख देते हैं। said to be पहला नंबर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा कब, जब इफ, यहां ध्यान देंगे, जब इफ अगर x1 ग्रेटर देन x2 होगा, या लेस देन भी ले सकते हैं, हाँ लेस देन है तो लेस देन ही लिखे, दोनों बात एक ही हुआ है। x1 अगर x2 से छोटा है देन यहां पर fx1 की वैल्यू भी fx2 से क्या होगा, छोटा होगा, fx2 से छोटा होगा। फॉर ऑल x1 x2, फॉर ऑल मतलब उन सभी x1 x2 के लिए जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, ए बी ओपन इंटरवल से, ए बी ओपन इंटरवल। और दूसरा कह रहा इंक्रीजिंग होगा, दूसरा कह रहा इंक्रीजिंग होगा, दोनों में देखिए फर्क क्या है, इंक्रीजिंग होगा कब, जब इफ x1 अगर x2 से छोटा होगा तो देन fx1 का मान जो होगा ना वो fx2 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है ना। फॉर ऑल यहां पर लिखेंगे उन सभी, फिर वही कहानी, फॉर ऑल x1 x2 जो कि बिलोंग्स करेगा ए बी ओपन इंटरवल। और यही इंटर, जैसे मान लिया जाए हम कहते हैं ये ऊपर का फंक्शन, ध्यान देंगे ऊपर का फंक्शन जो है ये 0 से इंफिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग कब कहलाया। अब इसके बीच कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, हम ले लेते हैं 1 और 4, अगर 1 4 से छोटा है तो f1 का मान भी f4 से क्या है, छोटा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अगर छोटा और बराबर दोनों है तो उसको इंक्रीजिंग कहेंगे, पास में रहना किसी भी पॉइंट, फॉर ऑल का मतलब यही हुआ। अगला देखिए यही बात यहां पर लिख रहे हैं, तीसरा हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, कब कहलाएगा, इफ अगर x1 का मान x2 से छोटा है देन उल्टा हो जाएगा। यहां पर अगर x1 x2 से छोटा था तो fx1 का मान fx2 से भी क्या है, छोटा है, लेकिन यहां x1 x2 से छोटा है तो fx1 का मान fx2 से क्या होगा, बड़ा होगा। फॉर ऑल मतलब फिर वही उन सभी x1 x2 के लिए जो कि बिलोंग्स करेगा ए बी ओपन इंटर, मतलब उस इंटरवल में। और चौथा डिक्रीजिंग की बात करेंगे, डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग होगा कब, बस इसमें इक्वालिटी लग जाएगा, इफ डिक्रीजिंग होगा कब होगा, डिक्रीजिंग इफ यानी अगर x1 का मान x2 से छोटा है तो देन यहां पर fx1 का मान ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, किससे, fx2 से। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स करेगा कितना, ए बी ओपन इंटर, ए बी। चलिए इसको पहले लिखिए, ओह बड़ा हो गया क्या, ठीक लिखिए, ये तो बस ऐसे ही समझाया गया, मेन डिफिनेशन ये दिया गया। अब उतना कितना लिखते कि सिंस हाइट डिक्रीज करा, ये सब समझा दी। क्या बना लो, फिगर बनाएगी तब ना पता चलेगा, तो फिगर नहीं बनाएगी तो लिखेगी क्या इसमें। आपके बुक में भी दिया हुआ, जो चीज दिया हुआ वही समझाए हैं।
एरो सारा कुछ बता रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहा था, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इधर इंक्रीज था, ये डिक्रीज, हाइट घट रहा है क्या। कर रहे हैं, ऊपर लिखने दो सबको। उस ग्राफ के बाद ये लिख दीजिएगा। हो गया, ऊपर करें। चलिए डिफिनेशन को लिखिए। हिंदी लिखना है तो हिंदी बस खाली यहां पर हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हिंदी क्या हुआ, निरंतर, निरंतर वर्धमान। इसका क्या होगा, सिर्फ वर्धमान होगा। ये निरंतर ह्रासमान, निरंतर घट रहा है। ये ह्रासमान होगा। आगे बढ़े। अब इसी को देखिए, आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आपके एनसीईआरटी बुक में ए बी इंटर ओपन इंटरवल की जगह पर आई इंटरवल ले लिया है, और कोई अंतर तो है। ऊपर करें इसको थोड़ा सा और देखिए, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच फंक्शन, और ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच फंक्शन, इस प्रकार के फंक्शन का, फलन का
ग्राफीय निरूपण, इस प्रकार के फलन का ग्राफीय निरूपण। प्रेजेंटेशन मतलब क्या हो गया? निरूपण। देखिए ग्राफ के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको। जैसे यहां पर पहला ग्राफ हम बना रहे हैं, ये x है, ये x डैश मान लिए, ये y डैश। यहां पे ग्राफ जो है इसको आप क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे। कहिए क्यों? देखिए ये मान लो ये ऑरिजिन से ये ग्राफ ये गया है, कुछ जगह बराबर भी हो जाएगा x1 x2 पर, है ना? जैसे x1 x2 छोटा होगा बट बराबर भी हो जाएगा। तो इसको, इस ग्राफ को आप कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। कैसा है? इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग फंक्शन को शो कर रहा है ये ग्राफ। लेकिन यही अगर इस प्रकार से रहे, दूसरा देखिए, अगर ये इस प्रकार से रहे, देखिए बार बार मैं कह रहा हूं इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बस थोड़ा सा का ही फर्क है, और उसी चीज को समझना। मान लो ये ऐसे रह जाए ग्राफ, ये ग्राफ किसका है? इंक्रीजिंग का है, या कहीं से ऐसा नहीं, ये यहां से इसे काट के दे दिया, ये ऐसे ग्राफ दे दिया। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंक्रीजिंग। इसमें कहीं क्वालिटी की बात नहीं है। ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को ये शो कर रहा है। समझ में आया? तीसरा, उसी प्रकार से हम लोग तीसरा ग्राफ देखिए, आपको बता रहे हैं, कम से कम जानेगा कि नेचर कैसा हो आएगा ग्राफ का। y डैश ये 0 मान लो इस प्रकार से है। जैसे ये डिक्रीज किया, बट देखो ऐसे किया, फिर है ना ऐसे किया, ये भी डिक्रीज कर रहा है ना, फिर ऐसे किया। तो ये किसका ग्राफ है ना? डिक्रीजिंग फंक्शन का, डिक्रीजिंग का, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन यही चीज अगर इस प्रकार से रह जाता, चौथा ग्राफ हम ये दिखा रहे हैं, चौथा, अगर ये चीज इस प्रकार से रह जाता, ये x डैश, ये y डैश, अगर ये ग्राफ ऐसा रहेगा, ये क्या कर रहा है? सीधे डिक्रीज कर रहा है। ये किसका ग्राफ होता? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ये ग्राफ। हाँ, अगर ग्राफ ऐसा रह जाए, जैसे मान लो इस प्रकार से दे दिया है, तो इसको आप ना इंक्रीजिंग कह सकते ना, ये पूरे इंटरवल में, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, क्योंकि पूरा इंटरवल कहीं इंक्रीज कर रहा है कहीं डिक्रीज कर रहा है, समझ रहे ना? एक जैसा नहीं है। तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, इसको क्या लिखेंगे? ये किसका ग्राफ है? नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, नो डिक्रीजिंग। चलिए नोट कीजिए। जल्दी बनाइए पांचों ग्राफ, लेट मत कीजिए, खींचिए जल्दी। पेंसिल ये सब है, हाथ से कीजिए फटाफट। यहाँ पे कोई बहुत खूबसूरत नहीं बनाना है, इसको कॉन्सेप्ट समझना है।
हो गया। ग्राफ बना लिए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेते हैं इस पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स पावर 7x-3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। मतलब पूरे इंटरवल आर की बात कर रहा है। आपको दिखाना कि ये दिया गया फंक्शन पूरे इंटरवल आर, आर मतलब समझते हैं -∞ से +∞, इस आर में है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब सवाल हम कैसे बनाएंगे इसको। हम लोग पढ़े हैं यहां पहले गिवन फंक्शन लिखिए। यहां पर गिवन फंक्शन आपको क्या दिया गया है, दिया गया फलन क्या है। तो गिवन फंक्शन इज एफ एक्स बराबर कितना है 7x-3, सही है। हम अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डिफिनेशन पढ़े हैं क्या, कि अगर जिसमें ये फंक्शन डिफाइन है, अच्छा ये बोल भी रहा है जहां की x बिलोंग्स किससे कर रहा है, r से, इस फंक्शन का डोमेन और रियल नंबर होगा ना जी। हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि इफ अगर x1 का मान x2 से छोटा है देन यहां पर fx1 का मान भी fx2 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। फॉर ऑल मतलब उन सभी x1, x2 के लिए जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, i से। या यहां i के जगह पर कौन है, r, i के जगह पर कौन है, r, या इंटरवल जो कहिए यहां r है, यही होगा ना कॉन्सेप्ट। अब हम इस r में, इस रियल नंबर में दो को कोई x1 x2 मान के चलते हैं, और इस प्रकार से मान के चलते हैं कि x1 का मान x2 से क्या है, छोटा है। x1 का मान x2 से छोटा है। यहां पर एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो होगा, ये कॉन्सेप्ट r मत लिखिए, तो एक स्पेसिफिक हो जाएगा ना। ये ए बी था, ए बी ओपन इंटरवल, मतलब जिस इंटरवल में फंक्शन वो डिफाइन है। यहां पर इंटरवल कौन है, r, रियल नंबर, मतलब -∞ से क्या, अरे भाई इस रियल नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना -∞ से +∞। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि लेट x1, x2 एलिमेंट है किसका, r का, और इस प्रकार से है सच दैट, हम पहले ही मान के चलते हैं, सच दैट मतलब इस प्रकार से है कि x1 का मान x2 से क्या है, छोटा है। x1 का मान x2 से, जनरलाइज x1 x2 लिए, हम चाहते हैं तो 1 2 भी ले सकते हैं, हम उस पर भी करके दिखाएंगे। हम ले लिए कि x1 x2 दो एलिमेंट है रियल नंबर का, और इस प्रकार से कि x1 का मान x2 से, और अगर मैं ये ला दूं कि fx1 fx2 से छोटा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। चलिए x1 x2 से छोटा है, हम लोग इसमें 7 से दोनों तरफ गुना करते हैं, कोई दिक्कत होगा, 7x1 भी 7x2 से छोटा होगा। अरे पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज, दोनों तरफ हम लोग 3 घटा देते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, बोलो ना, नहीं ना करेगा। अब 7x1 -3 लेस देन होगा 7x2 -3, 7 इसको क्या fx1 लिख सकते हैं, बोलो, अरे इसको fx1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, fx2 लिख सकते हैं। मैं x1 x2 दो एलिमेंट रियल नंबर में मान के चला था, कोई भी दो पॉइंट, और इस प्रकार से मान के चला था कि x1 का मान x2 से छोटा है, और आ गया fx1 का मान fx2 से छोटा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं द गिवन फंक्शन दिया गया फलन, द गिवन फंक्शन इज क्या, स्ट्रिक्टली इसको निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको हिंदी में कह सकते हैं निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस में, आर, ऑन आर मतलब रियल नंबर। अब आप कहिए सर आपने x1 x2 क्यों लिया, x1 x2 दो को कोई भी जनरल एलिमेंट लिया, आपको नहीं बिलीव हो रहा है, आप 1 2 ले लो, क्या ले लो, हम देखो इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूं, मैं 1 और 2 ले लेता हूं, ठीक है। f1 का मान निकालो, कितना आएगा 4, बोलिए ना रहा, f2 का मान कितना आएगा 11, बोलो ना। अब बताओ 1 अगर 2 से छोटा है तो क्या 4 11 से छोटा है,
आया कि नहीं आया? अब कोई भी दो पर अप्लाई कर लो, रियल नंबर कुछ भी जो इच्छा करे। हमको इच्छा करे कर रहा है -2 और 3 लेने का, सर कीजिए। -2 का मान 3 से छोटा है ना, बोलो ना। तो f -2 भी f3 से क्या नहीं चाहिए, छोटा। अगर बढ़ा गया तो बात गड़बड़ है, क्योंकि फॉर ऑल x1 x2 बोल रहा है जो बिलोंग्स करेगा r से। डिफिनेशन यही ना पढ़े आप लोग। f -2 की वैल्यू कितनी आएगी? f -2 की वैल्यू आएगी कितना? -17 आ जाएगा, बोलो ना। f3 का वैल्यू क्या आ गया? 17 21 में से 3 गया, 21 में से 3 गया कितना? 18। क्या f -2 f3 से छोटा आया? आप कोई भी दो रियल, इसीलिए आप स्पेसिफिक क्यों लीजिएगा? आप हम ले लिए क्या? x1 x2 जो कि बिलोंग्स कर रहा है। और इस प्रकार से हम ये मान के चलें कि x1 का मान x2 से छोटा है, और दिखा दिए कि fx1 fx2 से छोटा है, तो ये कैसा है? यही अगर x1 x2 से छोटा मान के चलते और आ जाता है fx1 fx2 से बड़ा, तब क्या होता? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता। तब क्या होता? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता। बात समझ में है ना? तो क्वेश्चंस और भी है। अब ये सब जो क्वेश्चंस है ना, इसको अब इस प्रकार से नहीं बनाएंगे। अब इसमें क्या है, अब कोई बच्चा यहां पर ऑब्जेक्शन करेगा कि सर ये सब पढ़ाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें डेरिवेटिव का तो कुछ यूज ही नहीं हुआ। क्या अभी तक कोई डेरिवेटिव का यूज हुआ? और चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये हुआ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। हम लोग ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से देखें कि कोई फंक्शन कब है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, डेरिवेटिव की मदद से कैसे लिखेंगे उसका डिफिनेशन हम देंगे। उसमें कहता कुछ नहीं, कहता क्या कि f डैश x का मान, f डैश x का मान जिस इंटरवल के लिए 0 से बड़ा होगा उसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। 0 से छोटा होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। जैसे अब उस कॉन्सेप्ट से इसको कैसे बनाते? fx बराबर 7x - 3 है, तो f डैश x कितना आएगा? 7 आएगा, इसका डेरिवेटिव 7 आएगा। अब f डैश x का मान 7 आया, ये तो ऑल रियल नंबर के लिए तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया ना जी। ये ऑल रियल नंबर के लिए क्या है? 0 से बड़ा है, मतलब ये इंक्रीजिंग है। डेरिवेटिव की मदद से हम इतना ही लिखेंगे। आपके बुक में भी देखिए दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, आपके बुक में भी थ्योरम दिया हुआ है कि लेट f कंटिन्यूअस फंक्शन ए बी क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ए बी ओपन इंटरवल, f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा इन ए बी, है ना? कब? क्लोज इंटरवल में। कब? इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या? ए बी ओपन इंटरवल। दिया है, मतलब है ना x के जिस मान पर f डैश x का मान 0 से बड़ा, वहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 से बड़ा और बराबर इंक्रीजिंग, 0 से छोटा डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 0 से छोटा और बराबर डिक्रीजिंग। बस यही है कॉन्सेप्ट। अब बाकी इसी पर क्वेश्चन अगले क्लास करेंगे, कि टाइम बचा नहीं है, नहीं तो हम इस पर फिर करते। बात समझ में आया? तो जो पढ़ाएं उसको थोड़ा सा ध्यान में रख कर आइएगा अगले क्लास। पढ़िए, मन से पढ़िए, हम बस यही कहेंगे, पढ़ते हैं आप लोग नहीं।